और लेबनान में इजराइल का हमला, हिजबुल्लाह के ड्रोन चीफ की मौत, हिजबुल्लाह के हवाई सेना का चीफ ढेर, 2 दिन में 2 बड़े कमांडर्स की मौत। दो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से हिजबुल्लाह पर हमले हो रहे हैं इजराइल के द्वारा। लेबनान में भी हमले हुए हैं। एयर कमांडर को ढेर किया है इजराइल ने इस हमले में। और 2020 में जिस तरह अमेरिका ने ड्रोन हमले में ईरान के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी को मारा, ठीक वैसी ही मौत आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को दी है, वो भी दक्षिणी लेबनान में ड्रोन स्ट्राइक के जरिए। जानते हैं हिजबुल्लाह की स्पेशल एलिट फोर्स का वो कमांडर नसरुल्लाह का बहनोई था। बस फिर क्या, अपने बहनोई की मौत से भड़के नसरुल्लाह ने तेल अवीव को दहन करने की कसम खाई। क्या पूरा होगा नसरुल्लाह का प्रतिरोध? देखिए इस रिपोर्ट में। दक्षिणी लेबनान पर इजरायली सेना की तरफ से स्ट्राइक की गई। ताबड़तोड़ अंदाज में आत्मघाती ड्रोन दागे गए और इस हमले की चपेट में एक एसयूवी आ गई। दक्षिणी लेबनान के मजदल सल्म कस्बे में जैसे ही इजरायली ड्रोन एसयूवी से टकराया, जोरदार ब्लास्ट हुआ। आसमान में बारूद से सने काले धुएं का गुबार उठने लगा। जानते हैं आईडीएफ के इस हमले में किसकी मौत हुई? हिजबुल्लाह के रडवान कमांडो यूनिट के डेप्यूटी हेड विस्साम अल तवील की। सात अक्टूबर 2022 को इजराइल और हमास के बीच जंग का आगाज हुआ। तब से लेकर अब तक हिजबुल्लाह का कोई भी टॉप कमांडर इजरायली हमले में मारा नहीं गया। लेकिन यह पहला मौका था जब आईडीएफ के ड्रोन स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का कोई कमांडर ढेर हुआ है। लेकिन विस्साम अल तवील का ताल्लुक सिर्फ हिजबुल्लाह से ही नहीं था। दरअसल विस्साम अल तवील हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह का बहनोई था। हिजबुल्लाह की रडवान कमांडो यूनिट का डेप्यूटी हेड था। ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी का भी करीबी रहा था। विस्साम अल तवील के मारे जाने की खबर की पुष्टि खुद हिजबुल्लाह के पीडिया विंग ने की। आपको बता दें, विस्साम अल तवील की मौत की खबर के बाद हिजबुल्लाह का प्रमुख हसन नसरुल्लाह बौखला गया, क्योंकि विस्साम अल तवील न सिर्फ हिजबुल्लाह की एलीट स्पेशल फोर्स का प्रमुख था, बल्कि नसरुल्लाह के परिवार से भी जुड़ा था। नसरुल्लाह का बहनोई था। बस फिर क्या, हिजबुल्लाह चीफ ने तेल अवीव समेत पूरे इजराइल को तहराने की धमकी दे दी और इसके साथ ही दक्षिणी लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। नसरुल्लाह का प्रतिशोध पूरे उफान पर है और अगर हिजबुल्लाह इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखता है तो फिर बड़ी अनहोनी की आशंका है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे हुए हैं। ऐसे में अगर हिजबुल्लाह के हमले में ब्लिंकन पर कोई आंच आती है तो फिर अरब की जंग में अमेरिका सीधे तौर पर एंट्री मारेगा, जिसका मतलब है महातबाही, तीसरे विश्व युद्ध की आहट। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच एक बड़ी खबर भी है। इंटरनेशनल शिपिंग लेन पर हूती का हुआ है बड़ा हमला, जहां साउथ रेड सी में हूती ने बड़ा अटैक किया। ड्रोन और एंटी शिप मिसाइल से यह हमला किया गया। अमेरिका ने हूती के हमलों को नाकाम कर दिया है। तो हूती के इन हमलों को अमेरिका की ओर से नाकाम कर दिया गया, लेकिन हूती की साजिश जरूर थी कि बड़ा हमला यहां पर बोला जाए, जहां ड्रोन और एंटी शिप मिसाइल से हमला किया गया। हमास के खिलाफ गाजा में ऑपरेशन शुरू करने के साथ ही इजरायल ने अंदेशा जताया था कि हमास के पास केमिकल हथियार भी हो सकते हैं। अब ये शक सच साबित हुआ है। अक्टूबर में इजरायल ने हमास के लड़ाकों के पास से मिले मैनुअल के आधार पर यह दावा किया था। अब इजरायली सेना उस सुरंग तक पहुंचने में कामयाब हुई है, जहां केमिकल हथियारों के जखीरे के साथ ही हथियार बनाने की मशीनें मौजूद हैं। रॉकेट प्रहार का जवाब इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है।
हमास की एंटी टैंक मिसाइल का जवाब भी सेना के पास है, लेकिन हमास के पास एक ऐसा हथियार भी है जिसके प्रहार को रोकना बेहद मुश्किल है, क्योंकि हमास की ताकत सिर्फ ये रॉकेट नहीं है। हमास के हथियारों के जखीरे में सिर्फ बारूद नहीं है। इजराइल का दावा सच हुआ है और इस बात के सबूत मिले हैं कि हमास केमिकल हथियारों से भी लैस है। खुलासा एक सुरंग की तलाशी के दौरान हुआ। सुरंग के भीतर केमिकल वेपन की बाकायदा फैक्ट्री लगाई गई थी। केमिकल का बड़ा भंडार भी मौजूद था। सुरंग में ऐसी मशीनें मौजूद हैं जिससे केमिकल्स को मिलाकर उन्हें विध्वंसक बनाया जा रहा था। जितना बड़ा यह इलाका है, यहां रसायन से भरे जितने कंटेनर हैं, उसे देखकर तो यही अंदाजा होता है कि हमास के पास केमिकल हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। और हो सकता है हमास जिन तस्वीरों को दिखाकर इजराइल पर व्हाइट फास्फोरस के हमले का आरोप लगाता है, वो हमास के केमिकल हथियारों के प्रहार के ही निशान हो। माना जा रहा है कि गाजा में कई केमिकल हथियार की फैक्ट्री हो सकती है। हमास चीन की मदद से केमिकल वेपन बना रहा था। नॉर्थ कोरिया से भी रासायनिक हथियार बनाने में मदद की आशंका है। अब सवाल है कि क्या हमास केमिकल हथियार बनाने में कामयाब हो गया है या फिर अभी सिर्फ कोशिश चल रही है। अगर हमास के पास केमिकल हथियार मौजूद हैं तो इजरायली सैनिकों को इसका बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। इस बीच गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक इजराइल की सेना का ऑपरेशन जारी है। इस बीच सीज फायर की कोशिशें जारी है। ब्लिंकन फिर इजराइल पहुंचे हैं। ब्लिंकन ने सोमवार को संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में बातचीत की है, लेकिन रास्ता नहीं निकल पा रहा है। इजराइल ने सोमवार को वेस्ट बैंक में अपने सैनिकों पर हमला करने वाले फिलिस्तीनी लड़ाकों पर गोलीबारी की। इजराइल की सेना वेस्ट बैंक के जेनिन में लगातार ऑपरेशन चला रही है। दूसरी तरफ दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में इजरायली फोर्स ने 30 से अधिक हमास ठिकानों पर हमला करने का दावा किया है। एक रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया था कि आईडीएफ और इजराइल इंटेलिजेंस शिन बेट ने हमास नेता याह्या सिनवार का पता लगा लिया है। गाजा में ऑपरेशन शुरू होने के बाद इजराइल ने अपनी इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया है। हमास के ठिकानों का पता लगाने के लिए मोसाद के कई एजेंट तैनात किए गए हैं। यही वजह है कि इजरायली सेना को पूरा यकीन है कि बंधक जल्द छुड़ा लिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सिर्फ 20 दिन का ही बम गोला बारूद यूक्रेन की सेना के पास बचा है। यानी बमुश्किल यूक्रेनी फौज रूस के सामने 20 दिन तक ही टिक सकती है।
इसके बाद यूक्रेन का सरेंडर करना तय है, क्योंकि बिना हथियार, बिना सैन्य साजो सामान यूक्रेन युद्ध कैसे लड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन के मददगारों की फहरिस्त काफी लंबी है। अमेरिका और नाटो समेत यूरोपियन यूनियन के कई देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। बावजूद इसके यूक्रेन वेपन क्राइसिस से क्यों जूझ रहा है? तो इसकी वजह है यूक्रेन की सैन्य मदद को लेकर नाटो देशों में तकरार, यूरोपीय यूनियन से बढ़ती रार। आखिर क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। पुतिन की जंगी सनत ने यूक्रेन का क्या हश्र किया, ये अब पूरी दुनिया देख चुकी है। बीते 2 साल से यूक्रेन का कोना कोना बारूदी बवंडर से दहल रहा है। इतना बम गोला बारूद बरसा है जिसकी कल्पना भर से ही रूह कांप जाए। मगर अब यूक्रेन युद्ध एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर जा पहुंचा है जहां पुतिन का एक भी दांव यूक्रेन के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो बेहद ही सन्न कर देने वाली है। आखिर क्या, ये जान लीजिए। मसलन ज़ेलेंस्की की सेना हथियारों की कमी से जूझ रही है। यूक्रेन के पास 20 दिन का ही गोला बारूद बचा है। नाटो देशों ने हथियारों की सप्लाई बंद कर दी है। सैन्य मदद को लेकर नाटो और ईयू में तकरार बढ़ी। जी हां, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि साल 2024 के आगाज के साथ ही जंग में यूक्रेन की सेना बैकफुट पर जाती दिखाई दे रही। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, वेपन क्राइसिस। असल में यूक्रेनी सेना के पास गोला बारूद की भारी किल्लत हो चुकी है। जिसके चलते वो रूसी हमले का पलटवार नहीं कर पा रहे। मगर हथियारों की यही कमी यूक्रेन के लिए बड़ा संकट खड़ा कर सकती है, क्योंकि ज़ेलेंस्की की फौज हथियारों की खातिर पश्चिमी देशों पर निर्भर है। मगर इसी बीच यूक्रेन की सैन्य मदद को लेकर नाटो और यूरोपियन यूनियन में तकरार बढ़ती जा रही है। आखिर क्यों? ये जानने के लिए आप इस बयान को सुनिए। रूस के खिलाफ जंग में अब तक यूक्रेन की सैन्य मदद करने में जर्मनी सबसे आगे रहा है, क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी आती है। लेकिन अगर बात यूरोपियन यूनियन की करें तो उनकी तरफ से जितनी भी मदद यूक्रेन की गई उसमें आधे से ज्यादा मदद अकेले जर्मनी ने की है। ईयू के बाकी सदस्यों को भी आगे आकर कीव की मदद करनी चाहिए। और ब्रेकिंग न्यूज है, यूक्रेन का हाइमर्स से बड़ा हमला हुआ है। रूसी टैंक को निशाना बनाया गया। जंगल में टैंक के साथ छिपे थे रूसी सैनिक। कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर भी मिल रही है। तो कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की आशंका है। हाइमर्स से ये बड़ा अटैक किया गया, जहां रूसी टैंक को भी निशाना बनाया गया इस पूरे हमले में। और अगली ब्रेकिंग न्यूज, वॉर जोन में रूसी पैराट्रूपर्स का एक्शन देखने को मिल रहा है। थर्मोबैरिक मिसाइल से हमला किया गया है और यूक्रेन का मजबूत ठिकाना तबाह हो चुका है। तो यूक्रेन के मजबूत ठिकाने पर जोरदार हमला किया गया, जिसमें ये पूरा ठिकाना तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। थर्मोबैरिक मिसाइल से ये बड़ा अटैक किया गया।
तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर रूस के हवाई हमले जारी हैं। सुखोई 34 मिग फाइटर जेट से हमले किए जा रहे हैं और इतना ही नहीं, ब्लैक सी से KH-55 क्रूज मिसाइल से भी हमले किए गए हैं। और वहीं यूक्रेन पर 3 दिनों से जारी है रूसी बमबारी। रूस की ओर से लगातार बमबारी की जा रही है और कहा जा रहा है कि आज रात कीव में बड़े हमले का अलर्ट जारी है। तो देखिए, ये 5 ब्रेकिंग न्यूज एक साथ हमने आपको बताई है और इस बीच पूरा यूक्रेन एक बार फिर रूस की बारूदी वर्षा से धधक उठा है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमले हुए हैं। रूस ने पहली बार एक ही दिन में 51 हाइपरसोनिक मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला किया है। 100 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और रूसी मिसाइलों की बरसात रुक नहीं पाई है। पुतिन ने जनवरी के महीने में ही कीव विजय का लक्ष्य तय कर लिया है और इसके लिए 19,000 जवानों की स्पेशल टुकड़ी कूच कर चुकी है। जीत सुनिश्चित करने के लिए रूस ने प्लान बी भी तैयार कर रखा है, यानी परमाणु हथियार भी तैनात किए जा चुके हैं। देखिए यूक्रेन में तबाही के वीडियो प्रमाण और पुतिन के कीव विजय ऑपरेशन का पूरा ब्लूप्रिंट। नए साल में पुतिन ने यूक्रेन का काल निश्चित कर दिया। बीते 9 दिन से यूक्रेन के 13 प्रांतों पर पुतिन के क्रोध की अग्निवर्षा हो रही है। रूस के बेलगोरोद शहर पर हमले के बाद से यूक्रेन धधक रहा है और यह आग अब पूरे यूक्रेन में फैलती जा रही है। 7 और 8 जनवरी को रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में विनाशक अग्निवर्षा की और इससे राजधानी कीव का हाल कुछ ऐसा हो चुका है। रूस ने कीव के कई इलाकों में कामिकाजी ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिससे एक इलाके में भीषण आग लग गई। दो जनवरी के बाद एक बार फिर कीव को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कई अपार्टमेंट खंडर में तब्दील हो गए। रूसी मिसाइलों के विस्फोट से कीव की जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए, बड़े इलाके में आग लग गई, गाड़ियां और मकान तबाह हो गए। रूस ने 8 जनवरी को एक साथ यूक्रेन के 13 प्रांतों पर हमले किए और पूरे यूक्रेन में तबाही मचा दी। रूस ने यूक्रेन के पोक्रोवस्क जिले पर मिसाइल हमला किया। इस मिसाइल हमले में कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। 4 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। 8 जनवरी को रूस ने 2 बार पोक्रोवस्क पर हमले किए, जिससे बड़े इलाके में आग लग गई। रूस ने यूक्रेन के निप्रो क्षेत्र पर कामिकाजी ड्रोन से हमला किया। एक साथ कई ड्रोन रिहायशी इलाके में गिरे। पार्किंग लॉट में खड़ी गाड़ियां जलकर खाक हो गई। इलाके की 3 से ज्यादा रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। 11 लोगों के जख्मी होने की खबर है। यूक्रेन के निप्रोपेत्रोवस्क क्षेत्र में रूस ने क्रूज मिसाइल हमला किया। इस हमले में यूक्रेन का एक वेयरहाउस तबाह हो गया। रूस का दावा है कि वेयरहाउस में पश्चिमी देशों से मिले हथियार रखे गए थे। निप्रोपेत्रोवस्क के साथ साथ रूस ने ज़ैपोरिज़िया पर भी मिसाइल हमले किए। इन हमलों में ज़ैपोरिज़िया के कई इलाकों में तबाही हुई है। घायलों को इलाज के लिए बर्फीले मौसम में टेंट के अंदर फील्ड अस्पताल लाया गया है। रूस ने यूक्रेन के विनित्स्की क्षेत्र पर भी मिसाइल हमला किया। इस हमले में यूक्रेन का एक हथियार गोदाम तबाह हो गया। मिसाइल विस्फोट से आसपास के इलाके में आग लग गई।
रूस ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर पश्चिमी यूक्रेन के अंदरूनी इलाकों तक यूक्रेनी शहरों पर हमले किए हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन के लवीव शहर की हैं, जो हमलों से अछूता रहता है। लेकिन 8 जनवरी की रात लवीव भी रूस के हमलों से धधक उठा। यूक्रेन पर पुतिन के क्रोध की ज्वाला बरस रही है। मिशन की विजय को तेज करने के लिए पूर्व से पश्चिम तक यूक्रेन दहन हो रहा है। रूस ने यूक्रेन के पावर हाउस, अस्पतालों और हथियार गोदामों को निशाना बनाया है। रूसी हमलों से यूक्रेन के 12 प्रांतों की बिजली आपूर्ति ठप हो चुकी है। बीते 9 दिन से यूक्रेन पर सबसे विध्वंसक और तीव्र हमले जारी हैं। और 8 जनवरी को रूस ने यूक्रेन के कुल 108 इलाकों पर बमबारी और मिसाइल हमले किए। ये क्षेत्र हैं कीव, खार्किव, निप्रोपेट्रोवस्क, क्रीवी री, लवीव, खेमलिनविस्की, डोनेस्क, प्रोकोवस्क, ज़ैपोरिजिया और जियोर्जियोयेवका और आंद्रेवका। इन क्षेत्रों के कई इलाके रूसी ड्रोन और मिसाइलों का टारगेट बने हैं। रूस ने यूक्रेन के इन शहरों पर हमले के लिए कई तरह के अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया, जैसे कैमिकाजी ड्रोन और क्वाडकॉप्टर ड्रोन। इसी तरह आर्टिलरी गन का इस्तेमाल किया। सुखोई मिग जेट का भी इस्तेमाल किया गया है इस हमले में। और इसके अलावा KH-51 क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया इन हमलों के लिए। मिसाइलों 51 क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। साथ ही किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया है इस हमले के लिए। फैब 500 बॉम्ब से भी विध्वंसक हमले किए गए हैं। रूस की अग्निवर्षा ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर भी जारी है। रूस क्वाडकॉप्टर ड्रोन से बम गिराकर यूक्रेन मोर्चों को तबाह कर रहा है और इन हमलों में बड़ी तादाद में यूक्रेन के सैनिक मारे जा रहे हैं। रूसी टैंक और ड्रोन ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर तबाही मचा रहे हैं और मिसाइलें पश्चिमी यूक्रेन तक विनाशक बनकर बरस रही हैं। रूस ने 8 जनवरी को 51 हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेन का दावा है कि 10 किंजल मिसाइलें हवा में नष्ट कर दी गईं। रूस का दावा है कि यूक्रेन की 113 यूनिट हमलों में तबाह हुई हैं। रूस का लक्ष्य है कि जनवरी महीने में कीव पर सबसे बड़ा हमला करके जीत सुनिश्चित करना, और इसके लिए बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। रूस ने कीव पर हमले के लिए 19,000 सैनिकों की रिजर्व फोर्स तैयार की है। इस फोर्स को सूमी और चेरनीहिव में तैनात किया गया है। यूक्रेनी मोर्चों को तबाह करने के लिए मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। कीव का रास्ता साफ होते ही 19,000 सैनिकों की फोर्स कीव के लिए रवाना हो जाएगी। कीव विजय के लिए रूस ने परमाणु हथियार भी तैनात किए हैं। ये परमाणु हथियार रूस के कब्जे वाले यूक्रेन में तैनात किए गए हैं। पुतिन ने कीव की जीत के लिए प्लान भी तैयार किया है। अगर यूक्रेन के मददगार देश रूस के सैन्य अभियान में अवरोध पैदा करते हैं तो रूस परमाणु हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर आ रही है अवदीवका में यूक्रेन का पलटवार। हमले में रूस का MLRS नष्ट किया गया। रूस का TOS-1A धमाके में जल गया है। अवदीवका में पिछले 30 दिनों से जंग जारी है। अवदीवका में पिछले काफी लंबे समय से जंग जारी है और यहां पर बड़े हमले किए गए हैं। 1 महीने से हालात यहां पर बदतर बने हुए। रूस के TOS-1A पर धमाके में जला धमाका किया गया था। रूस पर यह टारगेटेड अटैक था।
जैसे हालात हैं उससे लग रहा है कि अब पुतिन जल्द ही यूक्रेन फतेह कर लेंगे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या तबाही का दौर यूक्रेन जीत के बाद रुक जाएगा या फिर पुतिन इससे आगे बढ़ेंगे। इस सवाल का जवाब 71 साल पहले के उस दौर में है जब रूसी शासक जोसेफ स्टालिन ने अपनी विध्वंसकारी जिद पूरा करने के लिए रूस को विनाश की आग में झोंक दिया था। तो क्या रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन उसी रास्ते पर चल रहे हैं? क्या स्टालिन का देखा ख्वाब पूरा करने के चक्कर में पुतिन रूस को तीसरे विश्व युद्ध में झोंक रहे हैं? इतनी तबाही, इतना ज़लज़ला, इतनी बर्बादी, इतना विनाश। पुतिन के लिए काफी नहीं। अगर पश्चिमी देश सोच रहे हैं कि पुतिन का आक्रोश यूक्रेन के दमन के बाद खत्म हो जाएगा तो वो बड़ी गलतफहमी में है। पुतिन जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसे स्टालिन रूट कहा जा रहा है और दुनिया जानती है कि स्टालिन जैसे शासक की डिक्शनरी में रहम और दया जैसे कोई शब्द नहीं थे। बस था तो जीत का जुनून, फिर चाहे कितनी भी तबाही क्यों न मचे। पुतिन जानते हैं कि घर में पनप रहे आक्रोश को और दुश्मनों को कैसे कुचला जा सकता है, फिर चाहे रास्ता कितना भी हिंसक क्यों ना हो। 71 साल पहले सोवियत संघ पर राज करने वाले जोसेफ स्टालिन भी ऐसे ही थे। वो भी विरोधियों के दमन के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। यही वजह है कि पुतिन ने स्टालिन के वक्त की एक एजेंसी को फिर से ताकत दी है जो वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त स्टालिन के लिए जासूसी किया करती थी। उस एजेंसी का नाम है स्मर्श, जिसे फिर से पुनर्गठित किया गया है। स्मर्श को 1941 में स्टालिन ने बनाया था। इसका काम स्टालिन के खिलाफ जासूसी कर रहे लोगों को पकड़ना था, साथ ही कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ असंतुष्टों पर नजर रखना था। हालांकि इसे 1946 में भंग कर दिया गया था। स्मर्श द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाई गई थी, जबकि पुतिन ने इसे यूक्रेन युद्ध के बीच बनाया है। पुतिन ने इस एजेंसी को फिर से जिंदा करके स्टालिन जैसी कार्यशैली की याद दिला दी है। पुतिन के इस कदम से कई सवाल उठ रहे हैं। क्या पुतिन यूक्रेन से युद्ध को अगले लेवल पर लेकर जाने वाले हैं? क्या पुतिन यूरोपीय देशों की जासूसी कराकर सीक्रेट जानकारी चाहते हैं? पुतिन अपने तमाम विरोधियों को खत्म करना चाहते हैं? क्या पुतिन रूस की सत्ता पर आजीवन रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं? स्टालिन अपने दुश्मनों और विरोधियों को किसी भी सूरत में बख्शते नहीं थे और पुतिन भी अब ऐसा ही करते दिखाई दे रहे हैं। पुतिन खुद केजीबी एजेंट रह चुके हैं, इसलिए खुफिया जानकारी युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये उन्हें बखूबी पता है। एक बड़ी तैयारी में जुटे हैं और जानकारी तो ये भी है कि सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन बेलारूस भेज दिए गए हैं और इसका खुलासा खुद 1 महीने पहले बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने किया था। दरअसल पुतिन भी भाप चुके हैं कि मिडिल ईस्ट में घिरे अमेरिका को पटखनी देने का एक मौका बन सकता है अगर इस बीच यूक्रेन का संपूर्ण संहार किया जा सके। और जैसी आशंकाएं जताई जा रही हैं, उसी दिशा में चीजें आ रही हैं। बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती के बाद पुतिन ने नए टारगेट सेट कर लिए हैं, जिसमें पुतिन के प्राइम टारगेट लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, स्वीडन और फिनलैंड है। इसके बाद पोलैंड पर भी रूस हमला कर सकता है। स्वीडन की तरफ से ऐसी आशंका भी जताई गई है। सालेन में नेशनल कॉन्फ्रेंस में स्वीडिश अधिकारियों ने कैबिनेट मिनिस्टर फोरम के सामने यह बात उठाई कि मॉस्को के टारगेट पर स्वीडन आ चुका है।
विदेश मंत्री तोबियास बिलस्ट्रॉम ने बताया, स्वीडन को नेटो की सदस्यता हर हाल में मिलनी चाहिए। हम 200 साल में पहली बार अपनी रक्षा नीति में बदलाव कर रहे हैं। रूस एक गंभीर धमकी बनता जा रहा है। भविष्य में वो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। पूरी कैबिनेट का जोर इसी बात पर था कि रूस हमें युद्ध में घसीटना चाहता है, जैसे वो बाल्टिक देशों पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। यही वजह है कि स्वीडन बाल्टिक देशों को मदद पहुंचा रहा है। 800 स्वीडिश सैनिक लातियां भेजे गए हैं, जिन्हें बढ़ाकर 2000 किया जाएगा। यहां तक कि तुर्की से हथियार खरीद पर भी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। दरअसल स्वीडन तभी से बेहद घबराया हुआ है जब से रूस ने बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की है। आधा मिनट पूरी खबर का वक्त हो चला है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। आतंकी हाफिज सईद से जुड़ी हुई खबर है। मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद पर यूएन का बयान आया है। यूनाइटेड नेशन ने दिया है बयान। पाकिस्तान सरकार की हिरासत में हाफिज सईद। यूएन ने कहा है पाकिस्तानी जेल में 78 साल की सजा काट रहा है हाफिज सईद। हाफिज सईद पर पाकिस्तान में 7 टेरर फंडिंग के केस भी दर्ज है। यूएन की ओर से ये पूरी जानकारी दी गई है। भारत ने आतंकी हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की थी। दिसंबर में आतंकी हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की गई थी और इस बीच यूएन ने यह बयान दिया है कि पाकिस्तान की जेल में बंद है मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद। बहुत ही बड़ी खबर है ये। आपको बता दें, इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि पाकिस्तानी जेल में 78 साल की सजा काट रहा है हाफिज सईद। और ये सब कुछ ऐसे में हुआ है जब भारत ने हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की थी।